आज हम अपनी डिस्कशन की शुरुआत करते हैं स्टेप टू सीके की। और ये फर्स्ट डिस्कशन होगी इसमें। ये शुरुआत होगी हमारी जो बुक है फर्स्ट एड फॉर स्टेप टू सीके से। अब इस किताब को नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रेपरेशन में, क्योंकि इसके अंदर जितने फैक्ट्स बताए गए हैं और जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है हर टॉपिक की, वो सफिशिएंट नहीं है एक अच्छा स्कोर लेके आने के लिए। इसलिए मेरी आपसे रिकमेंडेशन भी यही होगी और एक स्टैंडर्ड भी यही है कि आप क्यू बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और इस किताब के ऊपर अपना टाइम जो है ना दें। मगर ये किताब जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि इस किताब में आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो बेसिक्स अगर आपने अपने सही करने स्टेप टू सीके के लिए, तो वो इस किताब में काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए और काफ़ी सिंपली ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे गए हैं। उसूलन तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने बेसिक्स पहले रेडी करें और उसके बाद जो है क्यू बैंक के ऊपर जाए। मगर इतना टाइम प्रेपरेशन के लिए होता नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा एक फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपकी प्रेपरेशन कराएंगे इस किताब से, डिस्कशन करेंगे और साथ में इसको पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। और उसके बाद जब आप इस टॉपिक की क्यू बैंक सॉल्व करेंगे या इस टॉपिक की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन याद करना इस किताब में आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं करेगा। आपको क्यू बैंक को देखना पड़ेगा लाजमी। और क्योंकि ये किताब जो है लंबी भी है, तो इसको शॉर्ट करके पढ़ने में ही हमारा फ़ायदा होगा। हमारी डिस्कशन इस किताब के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड होगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसमें नहीं दिए हुए और इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं ऐड करता जाऊँगा अपने नोट से, ताकि वो भी आप तक पहुँच सके। तो हम शुरुआत करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी से। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ये एक बेस बनाने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे लिए। तो एंडोक्राइनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप स्टेप टू सीके की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट एड की काफ़ी नॉलेज इसके अंदर अप्लाई होगी। तो फर्स्ट एड की नॉलेज जहाँ जहाँ भी आपको नज़र आए, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करनी। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल आते हैं पेपर में। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर से शुरुआत करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एक ऑटो इम्यून पैनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन से होने वाली डिजीज है, जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाता है। तो अगर पेपर में आपके पास सवाल आता है जिसके अंदर वो आपसे एरोस पूछते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या एरोस हो, वैसे तो ये स्टेप 1 टाइप सवाल है, मगर एरोस आते हैं स्टेप 2 में भी। तो आपने इंसुलिन को डाउन एरो रखना है, सी पेप्टाइड को डाउन एरो रखना है और ग्लूकोज लेवल को जो है आपने अप एरो रखना है। ठीक है। कभी कभार वो ग्लूकागोन का भी एरो दे देते हैं, तो ग्लूकागोन भी जो है वो बाद में जाके इन लेटर स्टेजेस वो भी कम हो जाता है। सही है। तो इस टेबल में हम जरा बाद में आते हैं, पहले हम टेक्स्ट को पूरा कर लें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया से जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा और रैपिड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। इसमें अमूमन जो है पेशेंट्स लो बीएमआई से आते हैं आपके, मतलब बीएमआई ओबीस में नहीं होता, नॉर्मल होता है, लो होता है। और ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को जो अफेक्ट करता है। मगर ये बात जो लिखी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने जो है ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स में भी कभी कभी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के सवाल आते हुए देखे, तो वो इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को।
और एक्चुअली DR3 और DR4 की म्यूटेशन से इसका कनेक्शन है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एडल्ट में डायग्नोस होती है, वो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज मेलाइटिस के से पहचानी जाती है। ठीक है, सारा हाईलाइट हो गया। वो एक लेटेंट जो है डायबिटीज मेलाइटिस से पहचानी जाती है। मगर इस तरह इसका सवाल तो सच नहीं आता। मगर मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कि एडल्ट में कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस डायग्नोस होती है, उसका आंसर अमूमन जो है सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज होता है। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज का ऑप्शन नहीं होता उस सवाल। की फैक्ट को पढ़ते हैं। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया जो है वो प्रोटीन यूरिन एनालिसिस प्रोटीन डिप्स्टिक से जो है डायग्नोस नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ आपको प्रेजेंस पता चलती है प्रोटीन डिप्स्टिक में, और कभी कभी क्योंकि ये इतनी कम क्वांटिटी में होती है तो आपको वो नेगेटिव मिल सकता है, तो इसलिए ये कभी कभार डिटेक्ट नहीं कर पाती माइक्रो एल्ब्यूमिन। इंस्टेड आपको जो है स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो करना होता है टेस्ट। इसमें बेसिकली आपके पास एक रेंज होती है, ये अक्सर सवालों में दी जाती है 30 to 300 वाली। 30 बेसिकली आपके पास नॉर्मल होती है, 300 आपके पास फुल ब्लोन प्रोटीनूरिया होती है, और जो बीच का इसका जो होता है जो 150 जो होता है वैल्यू, 150 का मतलब होता है कि अभी आपके पास शुरुआत हुई है इसकी, इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। तो 300 आपका हाईएस्ट है जिसमें फुल ब्लोन आपकी प्रोटीनूरिया हो रही होती है, और 30 जो है आपका लोएस्ट वैल्यू है जिसमें ये इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो जो है वो अ, आपको याद रखना है। ये मिलीग्राम में है तो उसको ग्राम में भी जो है 0.3, 1.5 और 3 भी कहा जा सकता है। 300 को 3 और 30 को 0.3। तो इस तरीके से भी सवाल प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में at the disease onset, anti-islet cell, anti-glutamic acid decarboxylic antibodies, anti-insulin और anti-zinc transporter antibodies will be present। ये सारी एंटीबॉडीज जो है आपने याद रखनी है। एंटी आइलेट सेल सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज है, और एंटी इंसुलिन एंटी जिंक ट्रांसपोर्टर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है सीरम में। तो ये आपको सारी एंटीबॉडीज याद रखनी है, वो सारी याद रखनी है। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस। इनमें से कुछ भी, कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट होगी तो डायग्नोसिस आप बना पाएंगे। या तो ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज की लेवल 200 से ऊपर हो, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो। यहाँ पर फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 126 से ऊपर है, दो सेपरेट ओकेजन्स के ऊपर। दो रीडिंग्स आपको चाहिए इसको कंफर्म करने के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। रैंडम की आपको एक चाहिए और फास्टिंग की आपको दो चाहिए। फास्टिंग जो है ग्रेटर देन 8 आवर्स होना चाहिए। 2 hour post prandial glucose level greater than 200 following an oral glucose tolerance test। यहाँ पर HbA1c ग्रेटर देन 6.5। HbA1c ग्रेटर देन 6.5 काफ़ी कॉमन है, ये यूज़ की जाती है क्लिनिकली ज़्यादा डायग्नोस करने के लिए। मगर OGTT की लेवल आपको याद रखने की ग्रेटर देन 200 जो है बेसिकली डायबिटीज़ को सिग्नल करती है। ये कभी कभी क्वेश्चंस में वैल्यूज दी हुई होती, तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले या तो RBS उसका 200 से ऊपर हो, रैंडम ब्लड शुगर, या तो फास्टिंग की दो सेपरेट रीडिंग्स 126 से ऊपर हो, या फिर 2 hour पोस्ट प्रैंडियल OGTT टेस्ट में 200 से ऊपर उसकी वैल्यू हो, या HbA1c जो है 6.5 से ऊपर। ये आपने याद रखना। की फैक्ट में डीके और हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट पैराडॉक्सिक हाइपर कैलीमिया से प्रेजेंट करते हैं। ये इनके अंदर मेरे ख्याल से शायद एक ही सिमिलैरिटी है, बाकी ये बहुत डिफरेंट है। सीरम पोटेशियम एलिवेटेड नजर आ सकता है लेकिन टोटल बॉडी पोटेशियम डिप्लीटेड होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल बॉडी पोटेशियम जो है वो आपका डिप्लीटेड होता है, क्योंकि एसिडोसिस जो है वो बेसिकली आपका हाइपर कलीमिया करवाती है, और एल्कलोसिस आपका हाइपो कलीमिया करवाती है। तो ये आपने याद रखना है इस तरीके से एसोसिएशन कि एसिडोसिस आपका हमेशा हाइपर कलीमिया कराती है, उससे कोई बॉडी के पोटेशियम लेवल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता एज सच।
तो वो बाहर क्योंकि पोटेशियम आ जाता है तो हमें लगता है कि वो हाइपरकैलेमिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर पोटेशियम की लेवल, उसको ज़रा कंफर्म भी करना पड़ेगा, मगर जो ट्रीटमेंट होती है वैसे DKA की या हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट की जो ट्रीटमेंट होती है, HHS में तो हम डायरेक्ट जो है इंसुलिन देते हैं, और उसके बाद अगर हमें सप्लीमेंट करना हुआ पोटेशियम के साथ तो हम करते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू एक सर्टेन जो है 4.5 या इससे पोटेशियम कम होता है तो हम पोटेशियम को भी सप्लीमेंट करते हैं। मगर अगर इससे ज़्यादा हो तो हम नहीं करते, हम सिर्फ इंसुलिन पहले देते हैं, उसके बाद करते हैं। वो हम ट्रीटमेंट में देख लेंगे, फिलहाल उस चीज़ को देख लेंगे हम। तो ट्रीटमेंट, इंसुलिन इंजेक्शंस टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज इन द नॉर्मल रेंज। ये टाइप 1 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात हो रही है, जिसमें आप इंसुलिन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो आप डायरेक्ट इंसुलिन की तरफ जाएंगे। नॉर्मल रेंज में होना चाहिए 80 to 130। ये प्री प्रैंडियल है, यानी बिफोर यू हैव ईटन, प्री प्रैंडियल लेवल्स ये होनी चाहिए। और लेस देन 180 पोस्ट प्रैंडियल लेवल्स। पोस्ट प्रैंडियल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ एथिक्स के सवाल आते हैं जिसमें ये लेवल्स को मैनिपुलेट करके वो सवाल देते हैं, और एथिक्स के सवाल होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या इंसुलिन काम नहीं कर रही, पेशेंट इंसुलिन ले नहीं रहा है। तो अक्सर औकात जो है इन सवालों में पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज बढ़ा हुआ आता है, तो उससे पता चलता है कि शायद पेशेंट मेडिकेशन से अधेर नहीं कर रहा है, मेडिकेशन को यूज नहीं कर रहा है सही तरीके से। इंसुलिन पंप भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हालांकि एक्सपेंसिव ऑप्शन है, तो फर्स्ट आप इंसुलिन इंजेक्शन की तरफ जाएंगे। इंसुलिन पंप मगर यूज़ किया जा सकता है, ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस शॉर्ट इंसुलिन इन्फ्यूजन करवाता है। और HbA1c टेस्टिंग जो है हर 3 महीने बाद होती है, हमें 7% से नीचे रखनी होती है। ऑल दो 7 to 8% एक्सेप्टेड होता है, 7 to 8% जो है हमारा एक्सेप्टेड होता है, 7 to 8%। ज़्यादा भी हमें लो नहीं रखना होता, 7 to 8% एक्सेप्टेड होता है। यंग में या वेरी ओल्ड में हम थोड़ा सा हाई रख सकते हैं, या फिर जिनके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल डिजीजेस हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया में जल्दी चले जाते हैं पेशेंट्स, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा कंट्रोल अपना कम कर देते हैं ग्लूकोज का। की फैक्ट, नॉर्मल सलाइन जो है वो इनिशियल फ्लूइड रिससिटेशन होती है DKA में और HHS में। दोनों ही सूरतों में जो पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड होता है। तो सबसे पहले आप DKA में तो आप जो है नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हो। HHS में आपको सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने पेशेंट को प्रेजेंट कैसे किया है। अगर वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो आप उसे जो है इनिशियली नॉर्मल सलाइन दोगे। और जब ग्लूकोज की लेवल कुछ थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो आप डेक्सट्रोज जो है इस्तेमाल करते हो, ताकि बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाए। इंसुलिन डेक्सट्रोज साथ में दे सकते हैं, या फिर अलग अलग भी, पर आप दे सकते हो, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ज़्यादा, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा कम ना हो जाए। अगर लेस देन 250 तक आ जाती है वो तो। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटिस की जनरल हेल्थ मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए होता है वो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ के बाद जो है वो स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग के बाद हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहले डायबिटीज़ होता है, फिर स्मोकिंग, फिर हाइपरटेंशन। तो क्योंकि डायबिटीज़ इतना क्लोजली रिलेटेड है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें स्क्रीन करते रहना है, और जिनको हमें मॉनिटर करते रहना है। तो प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज इज इक्विवेलेंट टू द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिगार्डलेस ऑफ ऑल अदर रिस्क फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क फैक्टर्स आपने याद रखने हैं हर चीज़ के। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं 40 to 75 ईयर्स, उनको स्टैटिन पर रख देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द लिपिड लेवल्स। और AHA रिस्क कैलकुलेटर को डिटरमिन करना चाहिए, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, लेटेस्ट गाइडलाइंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ें होती हैं इसमें आपको ध्यान देना होता है। एक पेशेंट जो कि डायबिटीज़ के साथ आया हुआ हो, या फिर जो हार्ट हाइपरटेंशन के साथ आया हुआ हो, हाइपरटेंशन के साथ, या फिर वो पेशेंट जो CKD के साथ आया हुआ हो।
या फिर कोई भी और कोमोबिडिटी हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है। मगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर ये चीज़ें ज़्यादा टेस्ट की जाती हैं। तो कोई भी कोमोबिडिटी हो, इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि आपने उसका बीपी देखना है, आपने उस पेशेंट का HbA1c देखना है, HbA1c देखना है, और आपने उस पेशेंट का LDL देखना है। बीपी जो है वो 140/80 से कम, 130/80 तक रखने की हम कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा वो हाइपरटेंसिव कंसिडर होते हैं, यहाँ तक रखने की हम कोशिश करते हैं। और एस इनहिबिटर्स जो है फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं। HbA1c मैंने आपको बताया कि 7 to 8% के बीच में हम रखने की कोशिश करते हैं। और LDL जो है वो हम 90 से कम रखने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल पेशेंट में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल पेशेंट में अगर LDL की लेवल 190 से कम है, 190 से, तो हमें प्रॉब्लम, फिर हम जो है उसको, हमें प्रॉब्लम नहीं होता। 190 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम उसको स्टैटिन रखते हैं उसके ऊपर। मगर एक कोमोबिडिटी वाले पेशेंट में, जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, उसमें अगर 90 से ज़्यादा हो जाती है तो हमें उसे स्टैटिन पे डालना होता है, स्टैटिन के ऊपर डालना होता है। HbA1c अगर कंट्रोल नहीं है तो हमें उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि एक एंटी डायबिटिक ड्रग उसके ऊपर लगानी होगी, दूसरी उसके रेजिमेंट में डालनी होगी। और अगर बीपी उसका कंट्रोल नहीं है, 130 से 80 से ऊपर है, तो हमें उसके ऊपर एक हाइपरटेंसिव ड्रग डालनी होगी। तो जनरल हेल्थ मेंटेनेंस के सवाल काफ़ी आते हैं फैमिली मेडिसिन में। इसमें आपको एक बेसिक पिक्चर वो पेशेंट की दे देते हैं, और वो कहते हैं कि वो रूटीनली आपके पास आया है, और उसकी लैब रिपोर्ट दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन 3 पिलर्स के ऊपर ध्यान देंगे, और इनमें से जो भी डिरेज्ड होगा आप सबसे पहले उसे ट्रीट करेंगे इनके फर्स्ट लाइन एजेंट्स के साथ। भले उसके ऊपर, इनके ऊपर अगर वो दूसरे भी ड्रग्स ले रहे हो, पेशेंट को दिए हुए हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर ये डिरेज्ड है तो मतलब वो कंट्रोल में नहीं है, और आपने उसके ऊपर एक दूसरी मेडिकेशन डालनी है। स्क्रीनिंग एग्जाम्स स्क्रीनिंग एग्जाम्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेगुलरली आपकी नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी जो है ट्रीट होती है, स्क्रीन होती है। फुट केयर एवेल्युएशन जो है बेसिकली ये एनुअल फिजिकल एग्जाम होता है, जिसमें आप एनुअली फुट एग्जाम करते हैं, डायलेटेड आई एग्जाम करते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं, बीपी और लिपिड लेवल्स चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एनुअली होती है। HbA1c हर 3 मंथ्स के बाद जो है चेक किया जाता है, 4 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अच्छा, ऑल डायबिटिक पेशेंट्स ग्रेटर देन 19 ईयर्स, उनको जो है आपने निमोनिया की वैक्सीन लगा देनी है, बिकॉज डायबिटीज इज कंसिडर्ड एज एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। और टाइट ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कि मैक्सिमम मेडिकेशन एडहेरेंस जो होती है पेशेंट की, वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करती है, मैक्रोवास्कुलर को कंट्रोल नहीं करती। माइक्रोवास्कुलर आपकी नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी हो गई। मैक्रोवास्कुलर जो है वो आपका स्ट्रोक, MI हो गया, इनको जो है कंट्रोल नहीं करती। अगर आप ग्लूकोज को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले रहे हैं, तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आपकी बहुत हद तक डिक्रीज हो सकती है, मगर मैक्रोवास्कुलर डिक्रीज नहीं होगी। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सवालों में टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंसुलिन के टाइप्स दिए हुए हैं, आपने पढ़े होंगे पहले भी मेडिसिन में। तो ये इंसुलिन के टाइप्स आपको याद होने चाहिए। स्पार्ट, लिस्प्रोग्लूसिन जो है वो रैपिड एक्टिंग होती है, रेगुलर जो है शॉर्ट एक्टिंग होती है, NPH जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, डेट्रामेर और ग्लार्जिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसमें ज़्यादातर वैसे NPH आपके बेसल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होती है। अगर हम इनके टेबल के ऊपर जाके देखें, जो ये टेबल दिया हुआ था शुरुआत में, तो उसके ऊपर अगर हम जाके स्कैन करें, तो क्योंकि ये अब डायबिटीज टाइप 2 का है, तो मेरे ख्याल से इसको पहले पढ़ लेना बेहतर होगा। पहले स्टडी कर लेते हैं उसको, फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो डायबिटीज टाइप 2 डिस्फंक्शन होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में।
इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इसके अगर एरोज हैं तो आपने इंसुलिन को हाई करना है, ग्लूकोज को हाई करना है, और इंसुलिन को हाई करना है, ग्लूकोज को हाई करना है, और इसमें कीटोन्स जो है वो नहीं होते, कीटोन्स नहीं होते। और इसमें सी पेप्टाइड को भी आपने जो है हाई करना है, होंगे अपने नॉर्मल रेंज में ही लेकिन अपर वैल्यू में। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल पे हम बाद में आते हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से बाद में आते हैं। हिस्ट्री इन फिजिकल एग्जाम, पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, वही जो ऊपर हमने देखे थे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, ब्लड विजन, फटीग। ऑनसेट जो होता है वो क्रॉनिक होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का एक्यूटली प्रेजेंट करता है, लेकिन इसका जो है काफी क्रॉनिक होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की कुछ पिक्चर्स दी हुई है कि सबसे पहले तो ये नॉन प्रोलिफरेटिव है, आप देख सकते हैं, और ये प्रोलिफरेटिव है। इसमें काफी सारी आपको आर्टरीज नजर आ रही है, इंगोर्ज्ड है और साइज में बड़ी भी है, तो ये आपको प्रोलिफरेटिव नजर आ रहा है, और ये आपको नॉन प्रोलिफरेटिव नजर आ रहा है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में फंडोस्कोपिक इमेजेस आती हैं बट काफ़ी इजी होती है। अच्छा, ये जो नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलिक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है वो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल में अक्सर देखा जाता है, और ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, टाइप 1 में नहीं होता। ओल्डर एडल्ट्स में होता है जो ओबीस होता है, और इसकी फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है, तो फैमिली हिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट होती है, जेनेटिक कंपोनेंट होता है इसका, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जेनेटिक कंपोनेंट इसका होता है। और अभी ये एडोलेसेंट्स में भी जो ओबीस है उनमें भी डायग्नोस हो रहा है आजकल। तो ओबेसिटी इसका हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है, रैपिड वेट गेन, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इंक्रीजिंग एज, एथनिसिटी, एशियंस में ज़्यादा पाया जाता है, हिस्पैनिक और अफ्रीकन में भी ज़्यादा जो है ये देखा जाता है। तो इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो सिमिलर है टाइप 1 डायबिटीज़ के, वही HbA1c ग्रेटर हो 6.5 से, RBS ग्रेटर हो 200 से, HbA1c फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ग्रेटर हो आपका 126 से, और 2 सेपरेट रीडिंग्स। स्क्रीनिंग टेस्ट इसके आप फास्टिंग ग्लूकोज सबसे पहले करते हो, ये फर्स्ट लाइन होता है, ये फर्स्ट लाइन होता है फास्टिंग ग्लूकोज, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और रैपिड भी होता है, रिजल्ट बता देता है। लेकिन डायग्नोस्टिक जो होता है वो HbA1c होता है, HbA1c लेवल जो है वो डायग्नोस्टिक होता है। OG2TT टेस्ट भी आप कर सकते हो, मगर ये ज़्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज़ में यूज होता है। अ, इसमें सारे पेशेंट्स जिनके जिनको नया नया हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ है, ओबीस है, और फैमिली हिस्ट्री है, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज़ है, उनको जो है आपने स्क्रीन करना है डायबिटीज़ के लिए। जैसे कि 35 to 70 ईयर ओल्ड जो पेशेंट्स होते हैं, ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, उनको आपने ये इसके लिए स्क्रीन करना होता है। ये कुछ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती हैं जो आपने याद रखनी होती है पेपर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हाई यील्ड होती है, तो वो आप इंकाउंटर करते जाएंगे अपने क्यू बैंक में आहिस्ता आहिस्ता। मगर मैं आपको एक बता देता हूँ कि 35 to 70 ईयर ओल्ड जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें आपने रूटीनली स्क्रीन करना होता है डायबिटीज़ को। अच्छा, पेशेंट जो जिनके पास कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं, एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें आपको 35 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 45 ईयर्स ऑफ एज पे सबके लिए, नॉर्मल पेशेंट्स के लिए HbA1c टेस्ट कर लेते हो, और अगर वो नॉर्मल आता है तो आप उसे हर 3 साल बाद जो है टेस्ट करते हो, क्योंकि HbA1c अगर लेस देन 5.7 है, नॉर्मल है, और कोई अगर रिस्क फैक्टर कोई दूसरा नहीं है तो। इम्पेयर्ड का मतलब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो प्री डायबिटिक पेशेंट है। अगर उसका 100 से ऊपर है फास्टिंग, मगर 126 से कम है, तो ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में। तो इनके इनके लिए आपको जो है फ्रीक्वेंटली रीटेस्ट करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के एक निमोनिक है नाइफ के नाम से, कि किडनी न्यूरोमस्कुलर इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन इसमें काफ़ी कॉमन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। वेस्कुलर
तो आई, ये आप याद रख सकते हैं। और ट्रीटमेंट इन्होंने ऊपर बताई है टेबल। सबसे पहले हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लेते हैं, जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटीज़ की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेटिनोपैथी जो है वो 3 से 5 साल तक अगर प्रेजेंट है तो ये अपीयर हो सकती है। ऑब्वियसली कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है इनके ऊपर। तो हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एनुअल आई एग्जाम्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम शुरुआत में इसको देखें। और इसमें अक्सर जो है एंटी वेजेफ जो कि नॉन प्लोरिफेटिव है, और लेजर फोटोकोएगुलेशन थेरेपी जो कि प्लोरिफेटिव के लिए यूज होता है ज़्यादातर। नॉन प्लोरिफेटिव के भी यूज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्लोरिफेटिव के लिए यूज होता है। तो नॉन वेजेफ एक थेरेपी की तरह यूज होता है नॉन प्लोरिफेटिव के लिए, और फोटोकोएगुलेशन जो है वो प्लोरिफेटिव के लिए यूज होता है ज़्यादातर। कॉमनली पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जो आप करते हो एनुअली, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसकी बिगिनिंग और इसकी कितना जो है ये बढ़ चुका है। और ये ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा जाता है जो कि 10 ईयर्स से ज़्यादा जिनके पास डायबिटीज़ डायग्नोस्ट होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या दे सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। जब स्टार्ट हो रहा हो तो एस इनहिबिटर्स आप करने लगा दें पेशेंट को। और बीपी कंट्रोल इसका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। बीपी कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज कंट्रोल से, ये बात भी आपको याद रखनी है। दोनों ही इंपॉर्टेंट मगर बीपी कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किमिस्टिन विल्सन नोड्यूल्स आपको नजर आ सकते हैं किडनी बायोप्सी पे। ये तब होगा जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, तब होगा। अर्ली ऑन आपको ये नहीं मिलेगा। अर्ली ऑन आपको सिर्फ माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया मिलेगी। ये आपको याद होना चाहिए। अक्सर सवाल आता है कि एल्ब्यूमिनुरिया की जो वजह है वो क्या है। ग्लाइकोसूरिया उसकी वजह है, हाइपरग्लाइसीमिया उसकी वजह है, क्या वजह है इसकी। तो ये इन दो चीज़ों में कंट्रोल कंफ्यूज करते हैं वो, कि ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज का यूरिन में आना क्या वो वजह है, या हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट होना वो वजह है। तो इसका जो आंसर है वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्योंकि वो प्रेजेंट होगा तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होगी उसकी वेसल्स की, जो ग्लोमेरुलस में है, और माइक्रो एल्ब्यूमिन होगी। ग्लाइकोसूरिया जो होता है वो इन्फेक्शंस का जो है, जो यूटीआईज होते हैं पेशेंट को, उसका जो है वो कॉज होता है सारा। तो ये आपने याद रखना है। केमस इन्वेस्टन आपको नोड्यूल्स आपको एंड में लेटर ऑन नजर आएंगे। न्यूरोपैथी, अच्छा पेरिफेरल नर्व्स की न्यूरोपैथी सबसे कॉमन होती है। इसमें सिमेट्रिक सेंसरी मोटर जो न्यूरोपैथी होती है वो होती है, जिसमें बर्निंग पेन हो सकता है, फुट ट्रॉमा, इन्फेक्शन हो सकते हैं। बेसिकली इसमें ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी आपने सुना होगा, स्टेप 1 में भी वो होती है, जिसमें वो हैंड और फुट से शुरुआत हो रही होती है और फिर वो बढ़ रही होती है आगे। इसमें अगर पेन और पेरिस्थीसिया दिया हुआ है तो आप समझ जाए कि वो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है। अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है सेंसेशन तो लार्ज फाइबर है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसके अंदर, आप याद रख सकते हैं इसको। कैरियल नर्व 3 डैमेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट। ये मोनो न्यूरोपैथी एज प्रेजेंट करता है, जिसमें कैरियल नर्व डैमेज हो जाती है 3। डाउन एंड आउट आई होती है, टोसिस होता है, डिप्लोपिया होता है, मगर जो प्यूपल होता है वो प्रिजर्व्ड होता है। क्योंकि हमने ये स्टेप 1 भी पढ़ा है कि इसकी जो कैरियल नर्व थ्री के जो फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो मिडिल में होते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो बाहर से होते हैं। तो एक्सटर्नल जो कंप्रेशन है वो पीपल को अफेक्ट करती है, लेकिन जो इंटरनल कंप्रेशन होती है, जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, वो पीपल को स्पेयर करती है। तो डायबिटीज क्या करती है कि वो इस्कीमिया करवा देती है इस नर्व की, जो कि अंदर की साइड पे सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनकी इस्कीमिया हो जाती है। तो क्योंकि बाहर की पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रिजर्व्ड है, तो पीपल जो है प्रिजर्व्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना। फुट केयर इंपॉर्टेंट है, एनाल्जेसिक्स इंपॉर्टेंट है। एनाल्जेसिक्स के लिए आप गाबापेंटिन यूज करते हो सबसे पहले, उसके बाद एमिट्रिप्टाइलिन, उसके बाद एनसेड्स इस्तेमाल कर सकते हो। गाबापेंटिन सबसे पहले होता है एमिट्रिप्टाइलिन से पहले। मोनोफिलामेंट टेस्ट यूज हो सकता है,
मोनोफिलामेंट टेस्ट आपको बेसिकली बताती है किस हद तक जो है सेंसेशन चली गई है। सेंसेशन चली जाएगी तो जो डैमेज होगा फुट में वो भी महसूस नहीं होगा, तो अल्सर का रिस्क जो है बढ़ जाता है। गैस्ट्रोपैरेसिस में न्यूरोपैथी हो सकती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग के जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, या फिर वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इससे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मेटोक्लोप्रोमाइड होती है, सेकेंड लाइन एरिथ्रोमाइसिन होती है ट्रीटमेंट इसकी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरिया भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग भी हो सकती है। एसोफेगियल डिसमोटिलिटी का मतलब में या तो वॉमिटिंग होगी, या तो जो है स्पैजम्स हो जाएंगे, एम्प्टी नहीं होगा एसोफेगस। न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, जिसमें आपको ओवरफ्लोइंग कॉन्टिनेंस हो सकता है, हाई पोस्ट मॉडल रेसिडुअल वॉल्यूम हो सकता है, एक्टाइल डिसफंक्शन आपको हो सकता है। बेसिकली ऑटोनॉमिक जो है इसमें डिसफंक्शन हो रहा है पूरा। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन का एक रिजल्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज एक हाई यील्ड चैप्टर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस है, इनको आप सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हो इन सारी चीज़ों को। इनकी कोई एक मेडिसिन नहीं होती। आपने गैस्ट्रोपैरेसिस को मेटोक्लोप्रामाइड से टेस्ट कर लिया, आपने ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस को कैथेटराइजेशन, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन से ट्रीट कर लिया, तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, इसकी कोई एक मेडिसिन नहीं होती। मैक्रोवेस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सेरिब्रोवेस्कुलर होती हैं, और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जो होती है सारी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटिक पेशेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने भूलना नहीं है। ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ जाते हैं इस टेबल के ऊपर जो कि डीके और एचएसएस को कंपेयर कर रहे हैं। इसके मैंने आपको बताया कि ये टाइप 1 में ज़्यादा होता है डीके, और टाइप 2 में एचएसएस ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेंट्स डीके के कोई भी ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन, यहाँ पर नॉन कंप्लायंस इंसुलिन थेरेपी के साथ सेम अप्लाई होता है एचएसएस में। मगर डाइटरी भी, क्योंकि डायबिटीज टाइप 2 डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो डाइटरी इंडिस्क्रेशन भी इसके अंदर आ जाती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशंस जो कि डीप रेस्पिरेशंस होती है, मेंटल स्टेट चेंज और फ्रूटी एसीटोन ब्रेथ प्रेजेंट होती है। ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी क्योंकि कीटोन्स बन नहीं रहे, तो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन और फ्रूटी एसीटोन ब्रेथ ये सब नहीं होता उसमें। मेंटल स्टेट चेंजेस होती है, डिलीरियम में पेशेंट हो जा सकता है, और डिहाइड्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। मेंटल स्टेट चेंजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है अच्छे से, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं और डिलीरियम में भी चले जाते हैं। ग्लूकोज अक्सर 600 से ऊपर होता है एचएचएस में, और 250 से ऊपर होता है डीके में। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एसिडोसिस नहीं मिलेगी आपको, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडोसिस आपको मिलेगी डीके में, इसमें कीटोन्स नहीं मिलेंगे आपको, आयनाइन गैग नॉर्मल होगा, और इसमें आपको कीटोन्स मिलेंगी, आयनाइन गैग बढ़ा हुआ होगा। सीरम ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर नॉर्मल होती है डीके में। सीरम ऑस्मोलैरिटी एचएचएस में बड़ी भी होती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होता है। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट इसकी फ्लूइड्स और कंटिन्यूस इंसुलेशन, इंसुलिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पोटेशियम कम हो रहा है तो आपने पोटेशियम को ट्रीट करना है। बाइकार्बोनेट इसके अंदर यूज़ नहीं होता। कभी कभी अगर पीएच बहुत कम हो जाए 6.9 से, तो फिर हम ट्रीट कर सकते हैं, मगर हम यूज़ नहीं करते। हम लोग एनाइन गैप को जो है मॉनिटर करते हैं। अगर एनाइन गैप ट्रीट हो रहा है तो मतलब कि हमारी ट्रीटमेंट काम कर रही है। अक्सर पूछते हैं क्वेश्चन में कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रीटमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही। एनाइन गैप को देख के पता चलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें भी हम अग्रेसिव फ्लूइड्स करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करते हैं, इंसुलिन देते हैं एक्सेस में। अच्छा, ये सारे की पॉइंट्स हमने पढ़ लिए।
अब आ जाते हैं इसकी टाइप 2 की ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है पेशेंट की। उसमें डाइट आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाती है, 30 to 60 मिनट्स 5 डेज पर वीक आपने ये करना होता है। ये फर्स्ट लाइन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। फिर अगर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, HbA1c आपने देखा कि 8 से ऊपर जा रहा है, 9 हो रहा है, 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो आपने फार्माकोथेरेपी शुरू कर देनी है। फार्माकोथेरेपी में जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो मेटफॉर्मिन होती है। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म आपको पता है कि ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है, पेरिफेरल सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ये जो है लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है। तो रीनल इंसफिशियंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, और एल्डरली में भी इसको नहीं देते। हेपेटिक फेलियर भी करवा सकती है, हार्ट फेलियर भी करा सकती है, मगर ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट लैक्टिक एसिडोसिस जो है अफेक्ट है। सल्फोनाइल यूरिया, ग्लिपिसाइड, ग्लाइबिराइड, ग्लिबिप्राइड, ये एंड्रोजनस इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन करवा सकते हैं। इनके अंदर जो है आपको सी पेप्टाइड बढ़ा हुआ मिलेगा, सी पेप्टाइड, जिसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थायोजोलिडीन्स जो है वो जो ग्लिटाजोन वाले, रोज़ग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन वाले जो ड्रग्स हैं, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, ये वेट गेन करवा सकते हैं, और ये हेपाटोटॉक्सिक होते हैं और बोन लॉस भी करा सकते हैं। हार्ट फेलियर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि ये एडिमा और हार्ट फेलियर करवा सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं हार्ट फेलियर के अंदर, ये नहीं दे आप। DPP4 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सीटाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन, सारे लिप्टिन वाले जितने भी हैं, ये GLP की डेग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करते हैं, ये वेट न्यूट्रल होते हैं। मगर जो GLP एगनिस्ट होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, को इंक्रीटिंस भी कहा जाता है, एक्सेनाटाइड और ग्लूटाइड और टाइड्स वाले जितने भी हैं, ये फूड की एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये वेट लॉस करवा सकते हैं। तो पेशेंट जिसके अंदर BMI ज़्यादा है, आप उसे ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये सब क्यूटेनियसली इंजेक्ट होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ये GI की मोटिलिटी को भी कम करता है, कभी कभी पैनक्रेटाइटिस करवा सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है नई गाइडलाइंस में, ये मोर्टालिटी भी कम करते हैं हार्ट फेलियर में, आपको पता होना चाहिए। ये ACE इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स के साथ साथ SGLT2 इनहिबिटर्स जो है इसकी SGLT2 को इनहिबिट करते हैं जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होते हैं, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, UTIs करवा सकते हैं, कैंडिडाइसिस करवा सकते हैं, वेट लॉस करवा सकते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज करवा सकते हैं। UTIs और कैंडिडाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ग्लूकोज की का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा यूरिन के अंदर, तो UTI होने के चांसेस ज़्यादा। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स कार्बोस, ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं, और GI सिम्टम्स होते हैं फ्लैटनेस, डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन दिया जाता है जब कभी बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड HbA1c आ जाती है, मल्टीपल ओरल मेडिकेशन में होने के बावजूद भी, 3 ओरल मेडिकेशन के होने के बावजूद भी। तो इसमें जो है बेसिकली आपका लॉन्गर प्लस शॉर्ट एक्टिंग रेजिमेन होता है, जिसमें आप NPH और कोई भी शॉर्ट एक्टिंग दे देते हो आप आ, साथ में। शॉर्ट एक्टिंग जैसे आपका लिस्प्रो एस्पार्ट हो गया, ग्लूसीन हो गया, दे देते हो आप। तो ये बेसिकली रेजिमेन होता है, बेसल इंसुलिन रेजिमेन होता है, और साथ में एक शॉर्ट एक्टिंग जो है आप दे देते हो एजेंट्स इसमें। तो ये जो है वो आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 और 2 की एक फाउंडेशन समरी थी, स्टेप 2C के क्लिनिकल नॉलेज के हवाले से। अगली वीडियो में हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंटिन्यू करेंगे, मगर इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेरे नोट्स में मैंने लिख दिया है, तो उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो हमें पता है, हमने पढ़ लिया सारा जितना भी था, वो हमने पढ़ लिया। OGTT के कुछ स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप में जो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज
और ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं हम 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम करने के बाद। ये वन स्टेप ओजीडीटी होता है। ये नॉर्मल उसमें पेशेंट्स में यूज़ होता है डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। टू स्टेप जो है वो हम यूज़ करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए। वन स्टेप हम नॉर्मल पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, टू स्टेप हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। स्टेप्स याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर स्टेप्स बेसिकली इसकी ये है कि नॉन फास्टिंग पेशेंट्स में जो है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है, ब्लड ग्लूकोज जो है मेजर किया जाता है फर्स्ट आवर के बाद। वैल्यूज अगर फर्स्ट आवर के बाद जो है 130 से 140 से ज़्यादा है, तो फिर हम जो है फास्टिंग ग्लूकोज मेजर करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 आवर्स के बाद 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंजम्पशन के बाद। इनकी वैल्यूज को याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको बस पता होना चाहिए कि टेस्ट होता कैसे। बेसिकली आप थोड़ा सा ग्लूकोज उनको पहले कंज्यूम करवाते हो, फिर मेजर करते हो, और अगर 130 से 140 से कम होता है तो आप ये टेस्ट कंटिन्यू नहीं करते। मगर जब आप इससे ज़्यादा वैल्यू आती है आपके पास, तो आप ये टेस्ट कंटिन्यू करते हो और फिर जो है मेजर करते हो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज सब्सिक्वेंटली इन इंटरवल्स। एच बी एवन सी की हमने पढ़ ली इंटरप्रिटेशन सारी। 5.7 टू 6.4 प्री डायबिटीज़ होता है। ये बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है जो कि हर 4 महीने में चेंज हो रहा होता है। तो हम 4 महीने 3-4 महीने में इसको जो है स्क्रीन करते हैं इसके रिजल्ट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एच बी ए वन सी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके आरबीसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आरबीसी की लाइफ स्पैन को अफेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है एच बी ए वन सी के वैल्यू को भी अफेक्ट करेंगे, और हमें एक डेफिनेट क्लिनिकल पिक्चर नहीं मिल पाएगी। आयरन या B12 डेफिशिएंसी, स्प्लेनेक्टमी, एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन बड़ा हुआ होता है, तो इसमें एच बी ए वन सी जो है वो फॉल्सली हाई आती है, क्योंकि जितनी देर आरबीसीज ब्लड में होंगे उतने ज़्यादा वो ग्लाइकेटेड बनेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी एच बी ए वन सी की। ब्लड में जितनी देर वो मौजूद होंगे तो हमें उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी एच बी ए वन सी की। इसके बरक्स अगर ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन है क्रॉनिक किडनी डिजीज में, उसमें भी हमें जो है ज़्यादा एच बी ए वन सी मिल सकती है, क्योंकि वही ज़्यादा हीमोग्लोबिन की आपने कुछ वैल्यू चेंज कर दी, कुछ क्वालिटी आपने चेंज कर दी, तो उससे भी एच बी ए वन सी आसानी से ग्लाइकेशन करवा सकती है और अ, अपनी वैल्यू को हाई दिखा सकती है नॉर्मल मॉनिटरिंग में। जो फॉल्सली लो एच बी ए वन सी के फैक्टर्स हैं वो ये है कि जो लाइफ स्पैन को डिक्रीज करते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी अ, जो कि आरबीसी टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जैसे एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, सिकल सेल ट्रेट डिजीज हो गया, थैलेसीमिया हो गया, G6PD डेफिशिएंसी, सिरोसिस, हेमोलिटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगली, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ये सब फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। इनमें से कोई भी अगर सवाल में दिया हुआ है और HbA1c टेस्ट की जा रही है, तो ध्यान रखना है आपने कि ये एसोसिएशन वो टेस्ट कर सकते हैं पेपर में। एरिथ्रोपोइसिस बढ़ाने वाले प्रोसेसेस भी लो HbA1c दिखा सकते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस बढ़ रही है तो प्रोसेस जो टर्नओवर है आरबीसीज का वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से ग्लाइकेशन इतनी हो ही नहीं पा रही है जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, जितनी एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में होनी चाहिए। बार बार आरबीसी चेंज होता रहेगा तो उसकी लेवल कम ही दिखेगी, मगर वो रियलिटी आपको नहीं दिखा पाएगा। तो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी, रेटिकुलोसाइटोसिस, प्रेगनेंसी, आयरन सप्लीमेंटेशन, ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा सकते हैं और HbA1c की वैल्यू को कम दिखा सकते हैं। ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन, हाई डोज अगर आप C&E सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो फिर इससे भी जो है लो HbA1c लेवल आ सकती है। तो अगर HbA1c लेवल के बीच में और ग्लूकोज मेजरमेंट्स के बीच में अगर आपके पास काफ़ी डिफरेंस है, तो आपने फिर अंडरलाइन किसी ना किसी पैथोलॉजी को देखना है कि अंडरलाइन कोई ऐसी एसोसिएशन तो नहीं है जो फ़र्क कर रही है इसके ऊपर। तो हमेशा HbA1c
वैल्यू को और नॉर्मल ग्लूकोज मेजरमेंट्स जो उस पेशेंट की गई हैं फिजिकल एग्जाम में या उनकी एग्जामिनेशन में, उनकी हिस्ट्री में, उसको आपने ध्यान में रखना है। ग्लाइसेमिक टारगेट्स हमने पढ़ लिए सारे, ये वही सेम है। इसमें एक फिनोमेना होता है अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, यानी पेशेंट को सुबह उठते ही हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। उसकी दो वजहें प्रपोज की गई हैं। सबसे पहले तो एक डॉन फिनोमेना है, जिसमें ये बताया गया है कि सुबह को क्योंकि हमारे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, हमारा कोर्टिसोल बढ़ता है, तो इस वजह से हमारी इंसुलिन की लेवल्स भी बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन आपको पता है कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ग्लूकोज की लेवल बढ़ाता है, तो इस वजह से हमारी लेवल बढ़ती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाता है इस ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल की वजह से, तो इस वजह से हमारी लेवल बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर पेशेंट्स में नॉक्टर्नल ब्लड ग्लूकोज लेवल भी जो है मेजर करते हैं इंसुलिन थेरेपी से पहले, क्योंकि हमें ज़्यादा इंसुलिन नहीं दे देना कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, कम भी नहीं देना कि हाइपरग्लाइसीमिया बहुत वक्त तक जो है परसिस्टेंट रहे ब्लड में। तो इसलिए हमें कुछ पेशेंट्स में ये मॉनिटर करना होता है जिनके अंदर डॉन फिनोमेना काफ़ी डोमिनेंट हो, तो इसलिए इंसुलिन का डोज हमें एडजस्ट करना होता है, कम करना होता है। सुमोगी इफेक्ट भी एक हाइपोथेसिस है जो कि अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया को एक्सप्लेन करता है। वो ये है कि रात को नॉक्टर्नली क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, इस वजह से सुबह में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आते हैं। क्या बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया को काउंटरएक्ट करने के लिए इतना ग्लूकोज बढ़ जाता है कि वो सुबह तक परसिस्ट करता है। हालांकि ये इतनी वाइडली नहीं है, मगर अगर इसको आप टेस्ट करना चाहें वो तो आपको पता होना चाहिए, इतनी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता, ज़्यादातर डॉन फिनोमेना होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन थीसिस का जो मतलब है वो ये है कि पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हमें रखनी नहीं है कभी भी, तो इसलिए ऐसे इनको स्टडी किया जाता है कि हाइपरग्लाइसीमिया आखिर हो क्यों रही है अर्ली मॉर्निंग में। अच्छा, इंसुलिन थेरेपी की इंडिकेशंस क्या है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में? मैंने आपको बताया कि ग्लाइसेमिक टारगेट्स मैच नहीं कर रहे मल्टीपल नॉन इंसुलिन ड्रग्स के बाद भी, या फिर पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसी डायबिटीज मेडिकेशन से, जैसे कि एंड स्टेज रीनल फेलियर में काफ़ी ड्रग्स आपकी नहीं दी जाती, मेटफॉर्मिन नहीं दी जाती, या फिर पेशेंट को प्री जेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस है, क्योंकि इनमें भी आप हाई इंसुलिन से ट्रीट करते हो, जाहिर सी बात है आप ड्रग्स नहीं दे सकते। जेस्टेशनल डायबिटीज आप इंसुलिन से ट्रीट करते हो, सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हो और फिर आप जो है इंसुलिन से ट्रीट करते हो। तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई है जिसके अंदर आप इंसुलिन की तरफ जाते हो अगर HbA1c ग्रेटर देन 10% है और इनिशियल ग्लूकोज ग्रेटर देन 300 है। हाइपरग्लाइसीमिया की कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं जिसमें वेट लॉस है और कैटाबॉलिक स्टेट, कंटिन्यू कैटाबॉलिक स्टेट है। अच्छा, अप्रोच बताइए भी इंसुलिन ट्रीटमेंट की, कि सबसे पहले आप जो है बेसल इंसुलिन रेजिमेंट फॉलो करते हो, जिसमें एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, और उसके बाद आप दूसरी ड्रग्स शुरू कर सकते हो। जो बेसल होती है वो लॉन्ग टर्म जो है 24 घंटे ओवरऑल आपका एक कंट्रोल प्रोवाइड करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर, और फिर आप दूसरी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो जो कि पोस्ट ब्रैंडियल अफेक्ट करें। यूजुअली हम डॉन फिनोमेना को, ग्रोथ हार्मोन वाले फिनोमेना को काउंट करते हैं, इसको काउंट नहीं करते, तो ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉन फिनोमेना की जो मैनेजमेंट होती है वो ये होती है कि आप नाइट टाइम इंसुलिन को जो है बढ़ा देते हो, ठीक है? तो यहाँ तो फिर आप नाइट टाइम इंसुलिन बढ़ा देते हो सोने से पहले, या आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हो ताकि सुबह में हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट ना आए। तो अगर स्मोगी इफेक्ट हमारे अंदर बताया हुआ है, अगर वो टेस्ट करना चाह रहे हैं तो स्मोगी इफेक्ट को हम मैनेज करते हैं नाइट टाइम इंसुलिन को कम करके, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, या फिर हम उसको एक स्नैक खाने को बोल देंगे नाइट टाइम को। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी माइक्रोवास्कुलर भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक मैं आपको स्क्रीनिंग इसका टिप दे देता हूँ कि आपने बीपी
हर अपॉइंटमेंट में चेक करनी है। आपने लिपिड पैमाने जो है हर 5 ईयर्स में चेक करना है, ग्रेटर देन 40, लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 40 ईयर्स के पेशेंट के आपने हर 5 ईयर्स में चेक करना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की स्क्रीनिंग नहीं होती इनके अंदर, एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स के अंदर, जैसे कि ईसीजी वगैरह हो गई, ये हम नहीं करते। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे दी हुई है सारी। एक कॉम्प्लिकेशन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ग्लोकोमा भी इसके अंदर हो सकती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। डायबिटिक फुट, बेसिकली अल्सर, और उसके बाद जितनी भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिक का है एक कॉम्प्लिकेशन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है स्किन का, जिसमें कोलेजन की डिजनरेशन हो जाती है और लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है सरफेस पे स्किन की। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी लीजन्स बनते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें जो है आपकी लिम्फो हिस्टियोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है प्लाज्मा सेल्स की। उसमें नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हो जाएगी वेसल्स की। तो उसके अंदर सारे लिम्फोसाइट्स जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि एक लोकलाइज्ड स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन बन जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया इतना बॉडी में और वेसल्स में परसिस्ट करता है कि उस जगह पर लोकली एक इन्फ्लेमेशन का स्टेट बन जाता है, जिसमें फिर सारे प्लाज्मा सेल्स और फोम सेल्स आके जमा हो जाते हैं। और ये इन टर्न आपकी वॉल थिकनिंग और इक्लूजन करवाते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स है तो फिर डी जनरेशन भी कराएंगे कोलेजन फाइबर्स की। तो इसमें जो आपकी ट्रीटमेंट होती है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है। कभी कभी आपको इंट्रा लीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देना होता है, तो फिर ये सॉल्व हो जाती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स है, रैशेज है। पिक्चर्स आपने देख के जानी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स है। और अल्सरेशंस भी इसके अंदर हो सकती है। वैसे जो कॉमन साइट है वो प्रीटिबियल रीजन है इसका। ठीक है, सर्कमसाइज्ड, सही, ये रैश डिस्क्राइब्ड ऐसे होता है कि सर्कमस्क्राइब्ड होता है, एरिथेमेटस होता है, और एट्रोफिक सेंटर्स होते हैं, इरेगुलर मार्जिन होते हैं, आप देख सकते हैं इरेगुलर मार्जिन है और एट्रोफिक सेंटर है। तो डिस्क्रिप्शन भी आपने याद रखनी है, सवाल में अक्सर डिस्क्रिप्शन करते हैं, बता रहे होते हैं। ठीक है, लेडीज में ज़्यादा कॉमन होता है, ये फीमेल्स में प्रीटिबियल रीजन में कॉमन होता है। और यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, सिर्फ कॉस्मेटिक डिफेक्ट होता है ये। अल्सरेशन हो सकती है इसके अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो ये जो है आपने हमारा ये एंड करता है। ऐसी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है तो कह सकते हैं हम बाद में डिस्कस करें। तो ये आपका एक बेसिक जो है ओवरव्यू हो गया डायबिटीज़ का सी के नॉलेज के साथ।